आप जितना झूठ बोलोगे उतने सफल हो जाओगे, जितने सत्यवादी रहोगे उतने पीछे चले जाओगे। क्योंकि हमने एक ना छवि बना रखी है कि पंडित है, एस्ट्रोलॉजर है, तो उसका एक टीका होना चाहिए, उसकी कुछ मालाएं होनी चाहिए, धोती कुर्ते में होना चाहिए और वो एजिड भी होना चाहिए। तांत्रिक लोग आपको हम जैसे लोगों के बीच में कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा। विच मीन्स कि वो ऐसे माहौल को कभी जी नहीं सकते, तो उनकी भी लाइफ खराब है। जो भी तंत्र में ज़्यादा होगा उसका शुक्र खराब मिलेगा। तो हिमालयों पे रहते छुपे होते, बाकी ढोंगी तांत्रिकों की कमी नहीं है, वो आपको हर जगह दिख जाएंगे। जो अच्छा तांत्रिक है, जो अच्छा अघोर है, जिसके पास कुछ पावर है, वो आपको नॉर्मल रूटीन लाइफ में नहीं मिलेगा। छुपाया इसलिए गया था लोगों से कि हर बंदे के पास अगर ऐसी पावर आ गई और कलयुग का जो पुरुष होगा उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, वो अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान ना कर सके, इसलिए मैं शुरू से डराया गया। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, उनकी कुंडली, डेट ऑफ बर्थ सब सेम है, लेकिन उनके स्वभाव तब भी कई बार अलग मिलते हैं। तो कुछ मनोवृत्ति हमारे एटमॉस्फेयर से क्रिएट होती हैं कि हम उस अच्छी पावर से अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं। इसीलिए उसको अमृतपान जब करा था उसने धोखे से, तो उसकी गर्दन अलग कर दी थी, इसलिए केतु अलग हो गया था, राहु अलग हो गया था, लेकिन उसके यहाँ तक अमृत आ चुका था। इसलिए कहते हैं राहु की वाणी में बड़ी पावर होती है। स्त्री और पुरुष का संबंध भी कुछ विशेष तिथियों पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो औलाद पैदा होगी वो आपको जिंदगी भर दुख देगी। आप कभी अपना व्यवसाय नहीं चुन सकते या अपना प्रोफेशन या अपनी लाइफस्टाइल नहीं चुन सकते, वो आपको ऑटोमेटिकली उस दरिया में ले आएंगे। मेहनत से चीज़ें नहीं मिलती हैं, भाग्य बहुत ज़रूरी है। जो एक अच्छा तांत्रिक है, जिसके पास दैवीय शक्ति है या जो चीज़ों से बात कर सकता है आत्माओं से, उसे हम लोगों के पैसे में क्या मोह होगा। फिर मूवीज़ भी देखी हैं तो उसमें यही होता है कि भाई किसी ने किसी पे तंत्र करा तो उसके घर से सबसे पहले उसने भगवान की मूर्ति हटाई। जैसे हनुमान चालीसा के अगर अर्थ पे जाओगे तो बहुत गहरा ज्ञान है। वो कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आए, मतलब जो उसका नाम ले लिया, हनुमान जी का अपने में नाम ही बहुत बड़ा है। जैसे माँ कामाख्या का नाम सुना होगा आपने। अब उसमें जो पूजा होती है वो योनि पूजा होती है, और कहते हैं कि जब माँ 4 दिन के लिए रजस्वल होती है तो उस दिन मंदिर के पट बंद करे जाते हैं और वहाँ कोई कपड़ा रखा जाता है। तो जितने भी तांत्रिक है हमारे इंडिया के अंदर, सब वहाँ जाते हैं, उस कपड़े को ले आते हैं। उस कपड़े का एक एक धागे से भी तंत्र लोगों पर करते हैं। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञातवा में। और पिछली बार जैसे कि हम लास्ट एपिसोड में सूरज जी से बात करे थे, जो कि बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, और हमने उनसे बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित बातें की थी। आज वो फिर एक बार हमारे स्टूडियो में हैं। स्वागत है सूरज जी आपका। नमस्कार। और आज हम सूरज जी से तंत्र विद्या है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष विद्या के बारे में हम सब जानते हैं, पर तंत्र विद्या के बारे में सब सुनी सुनाई बातें हैं। कोई हम फिल्मों में देखते हैं या कहीं टीवी सीरियल पर देखते हैं, इस तरह से जो बातें होती हैं। पर आज हमारे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर सूरज जी देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहुत सारी भ्रांतियां दूर होंगी और हम जान पाएंगे कि किस तरह से हमारी लाइफ में यूज़फुल है, ये अच्छी है या नहीं है। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, तो बड़ा सा टिक्का लगा के ना, लंबे बालों के साथ, और वो धोती कुर्ता है। तो हाँ, तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, तो ऐसे कैसे, मतलब आप तो बिल्कुल मॉडर्न एक एस्ट्रोलॉजर लगते। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमने एक ना छवि बना रखी है कि पंडित है, एस्ट्रोलॉजर है, तो उसका एक टीका होना चाहिए, उसकी कुछ मालाएं होनी चाहिए, धोती कुर्ते में होना चाहिए, और वो एजिड भी होना चाहिए। हमारे माइंड की सोच है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। और सबके जैसे दिखोगे तो फिर आप अलग कैसे लगोगे, तो कुछ तो अलग होना चाहिए। क्या आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं, अपना फिजिकल फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखते हैं? जैसे आपने फिजिकल फिटनेस की बात करी, तो हर प्लेनेट हमारी बॉडी में वर्क करता है। अगर आपको अपना मंगल अच्छा करना है तो फिजिकली फिट होने चाहिए, क्योंकि मंगल हनुमान का है और हनुमान जी बहुत फिट थे और किसी भी काम को करने का उनमें जज्बा था। तो आपकी बॉडी जितनी फिट होगी, विच मीन्स आपका मंगल भी अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया, ये आपने एक नई जानकारी दी है। तो जिन लोगों का मंगल वीक है उसे बिल्कुल ठीक करने के लिए लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाह रहे, बार बार आपके साथ में प्रॉब्लम आ रही है, भाई हम काम स्टार्ट करते हैं बीच में हट जाते हैं, तो ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं लेजीनेस या नेगेटिव सोच जरूर होगी। अच्छा। जिसके कारण उनकी वीकनेस आती है। अगर वो अपनी सोच को मजबूत कर ले और लेजीपन कम कर लें तो उनके वो काम बनने लग जाएंगे। ये सबके लिए है, यूनिवर्सल है ये। जो तंत्र विद्या है एक टैबू माना जाता है इसे, एक इसके बारे में एक नेगेटिव बहुत बड़ा
जो है वो पर्सपेक्टिव है लोगों का है कि ये तंत्र विद्या जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए होती है, या तंत्र मंत्र से लोग जो हैं वो अपने काम ठीक कर लेते हैं और दूसरों के गलत कर देते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? देखो, ये जो जैसे आपने कहा कि लोग बाग अपने काम सही कर लेते, दूसरों के गलत कर लेते। पहले तो मैं इसको आपको बताऊंगा, जितने भी तंत्र वाले हैं लोग, आप उनकी पर्सनल लाइफ देखना, सबकी खराब मिलेगी। अगर वो सब कुछ दूसरों का खराब करके अपना अच्छा कर सकते हैं तो विच में से उनका भी अच्छा होना था। तांत्रिक लोग आपको हम जैसे लोगों के बीच में कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा। विच मीन्स कि वो ऐसे माहौल को कभी जी नहीं सकते, तो उनकी भी लाइफ खराब है। जो भी तंत्र में ज़्यादा होगा उसका शुक्र खराब मिलेगा। वो लग्जरियस नहीं हो सकता, वो छुप के जंगलों में ही रह के कर सकता है। जैसे हम अघोरियों के बारे में सुना है, वो आपको नॉर्मल रूटीन लाइफ में मिलते हैं। जब जैसे महाकुंभ लगते हैं, जैसे लाखों करोड़ों अघोरी आ रखे, लेकिन रोज कहाँ होते हैं? वो कहीं नहीं होते, तो हिमालयों पे रहते, छुपे होते। बाकी ढोंगी तांत्रिकों की कमी नहीं है, वो आपको हर जगह दिख जाएंगे। जो अच्छा तांत्रिक है, जो अच्छा अघोर है, जिसके पास कुछ पावर है, वो आपको नॉर्मल रूटीन लाइफ में नहीं मिलेगा। जैसे आपने बताया कि ये जो अघोरी होते हैं ये नॉर्मल लाइफ में नहीं दिखते हैं, तो ये जो तंत्र विद्या है इसमें कुछ हिडन पावर्स भी होती हैं? देखो, ये पूरा ही हिडन पावर्स का रोल है। पर एक्चुअली देखो, इसमें भी दो बात है कि इसमें नेगेटिव पावर है, जो हमारी वैदिक है उसमें पॉजिटिव पावर है। लेकिन इसमें भी योग होते हैं। योग कहाँ से आते हैं? वो हमारे 9 ग्रह के हिसाब से आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई सूर्य ग्रहण पे कोई तंत्र क्रिया करो, बड़ा फल देती है। अब उनको सूर्य ग्रहण की जरूरत है। सूर्य ग्रहण कहाँ से आया? हमारी 9 प्लेनेट से आया। उसके बाद लोग कहते हैं अमावस पे करो, बहुत बड़ा होगा। जैसे आज अगर हम मौनी अमावस की बात करें तो आज का दिन बहुत विशेष है लोगों के लिए। अच्छा। आज तांत्रिक पता नहीं क्या क्या साधनाएं करेंगे, विच मीन्स उनको भी इस मौनी अमावस की जरूरत पड़ी। अच्छा। चंद्र ग्रहण पड़ता है उस दिन, ये तांत्रिक लोग करते हैं, उनको चंद्र ग्रहण की जरूरत पड़ी, वही प्लेनेट है। उसके बाद होली दिवाली, ये भी हिंदुओं के बड़े पवित्र त्योहार है, इन पर करते हैं। तो तंत्र भी हमारे ही तत्वों से निकला हुआ है। लोगों ने उसको अच्छे की जगह नेगेटिव में यूज करना शुरू कर दिया है। बाकी छुपाया इसलिए गया था लोगों से कि हर बंदे के पास अगर ऐसी पावर आ गई, और कलयुग का जो पुरुष होगा उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, वो अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान ना कर सके, इसलिए हमें शुरू से डराया गया और इससे हमें दूर रखा गया। बाकी डरने वाला चैप्टर नहीं। अगर आप अच्छे कर्म के लिए कर रहे हो तो तंत्र कभी बुरा नहीं होता, लेकिन दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करोगे तब वो बुरा होगा। इसलिए हमसे छुपाया गया था शुरू से इसको कि भाई इसमें मत जाना, ये बहुत गलत चीज़ है। ये पहली चीज़ तो ये क्या सीखना बहुत मुश्किल है? कोई आम आदमी भी तंत्र सीख सकता है या कुछ खास लोग होते हैं जो सिद्धि प्राप्त करके या ज्योतिष विद्या से आगे बढ़कर तंत्र में चले जाते हैं? इसका कोई स्पिरिचुअल पाथ है या कोई भी सीख सकते हैं? विशेष योग होते हैं। आपकी कुंडली के अंदर गुरु शनि इकट्ठे बैठे होंगे, तो आप किसी न किसी दिव्य शक्ति का या किसी न किसी सात्विक चीज का दर्शन जरूर करोगे। आप ऐसी स्पिरिचुअल पावर जरूर आएगी जो आपको जीवन में आगे तक ले जा सकती है। अब आप उस पावर को अच्छे रूप में यूज करे हो, बुरे रूप में, वो आपके कर्मास पे डिपेंड करता है। क्योंकि ग्रह जैसे अब जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, उनकी कुंडली डेट ऑफ बर्थ सब सेम है, लेकिन उनको स्वभाव तब भी कई बार अलग मिलते हैं। तो कुछ मनोवृत्ति हमारे एटमॉस्फेयर से क्रिएट होती हैं कि हम उस अच्छी पावर से अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमारी कुंडली में योग बहुत बड़ा चीज़ है। अगर योग नहीं होगा तो आप अच्छे तांत्रिक नहीं बन सकते, अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, अच्छे हीलर नहीं बन सकते, कुछ नहीं कर सकते। रीडिंग से कभी भी एस्ट्रोलॉजी या तंत्र नहीं सीखा जा सकता। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा विशेष अवसरों पर, त्योहारों पर करते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो ये इन खास अवसरों पर ऐसा क्या होता है कि उस दिन तंत्र होता है? अब सूर्य को ग्रहण किससे लगता है? राहु से। राहु क्या है? छाया ग्रह, लेकिन राहु को राक्षसों की उपाधि दी गई है, तो और तंत्र में राक्षस गण कहीं ना कहीं कनेक्ट होने चाहिए। अच्छा, ऐसा होता है? बिल्कुल। जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि राहु तामसिक ग्रह है, नेगेटिव चीज़ों को बड़ी जल्दी कैच करता है। तो जब वो चंद्रमा को ग्रहण लगाएगा तो उस समय उसकी पावर बढ़ जाएगी। अच्छा। ठीक है, इसीलिए उसको अमृतपान जब करा था उसने धोखे से, तो उसकी गर्दन अलग कर दी थी, इसलिए केतु अलग हो गया था, राहु अलग हो गया था, लेकिन उसके यहाँ तक अमृत आ चुका था। इसलिए कहते हैं राहु की वाणी में बड़ी पावर होती है। वो सूर्य को भी ग्रहण लगा सकता है, और ऐसे इंसान की सोच को कोई मैच नहीं कर सकता। जो भी राहु प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो सोचते वहाँ से हैं जहाँ से लोग सोचना खत्म कर देते हैं। तो इस दौरान अगर कोई ग्रहण में पूजा करता है या राहु जब सूर्य का कंजक्शन होता है उस समय करता है, तो साधना की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। चंद्र ग्रहण में केतु की पावर होती है, क्योंकि जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो केतु के द्वारा लगता है। अच्छा। होली पर पूर्णमासी होती है, विशेष त्योहार होता है, वो भी चंद्र का होता है, और अमावस दिवाली पे होती है, उस समय सूर्य राहु का कंजक्शन होता है।
तो इसलिए विशेष दिन इसलिए बन जाते हैं। मतलब ये ग्रहों का आपसी मेल होता है और उस समय जो सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं वो बहुत क्रिएट एक्टिव होती है हमारी यूनिवर्स में। उसमें अगर हम कोई जप तप करते हैं या तंत्र करते हैं, नॉर्मल करते हैं, तो उसकी पावर नॉर्मल डेज से एक्स्ट्रा होती है। बाकी तंत्र को किया कभी भी जा सकता है, उसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो ये डेट्स बता रहा हूँ इनकी एक्स्ट्रा पावर होती है। ये मैं अपार्ट फ्रॉम मतलब ये टॉपिक से अलग थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है, पूजा करनी चाहिए, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, आपको कुछ खाना नहीं चाहिए, खाने में धूप डालनी चाहिए, है ना। हम हिंदू वैदिक जो हमारी परंपरा चलती आई है, जो भी हमने सुना है अभी तक। तो हम बहुत हिंदू एक ही राष्ट्र है पूरे दुनिया में, लेकिन सूर्य ग्रहण तो सब पूरे विश्व में लगता है। नहीं, मतलब जहां भी लगता है, एक साथ सब जगह नहीं लग सकता। नहीं, जहां भी कभी कभी लगता है, जहां पर भी लगता है। तो हमारे अलावा इस तरह की जो मान्यताएं हैं वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो क्या सूर्य ग्रहण का प्रभाव उन पर ज्यादा होता है, या जो लोग इन चीजों को नहीं मानते उन पर उनका कोई नेगेटिव प्रभाव होता है, या इसका जो लोग इन चीजों को मानते हैं, इन रिचुअल्स को, परंपराओं को, उनका कुछ जो है वो उनके ऊपर कुछ पॉजिटिव इसका फायदा होता है उनका? कोई भी चीज़ ना, अगर जैसे अभी मैंने कोई गलती कर दी या मैंने कोई ऐसा काम कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहता, बस उसका इम्पैक्ट ऑन द स्पॉट नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमने क्या करा है, जिसका इम्पैक्ट हमें आया नहीं, विच मीन्स वो समझते हैं हमें नहीं आया। लेकिन जो हमारा हिंदू राष्ट्र है, जो भी हमारी पुराने वो रहे रिचुअल्स रहे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने उस एक्सपीरियंस को ले रखा है, इसलिए उन्होंने ये चीज़ बताई। जैसे कोई गर्भ में बच्चा है, अगर गर्भवती स्त्री सिलाई मशीन चलाती है या चक्कू काटती है, तो वो कहते हैं कि उस टाइप के बर्थ मार्क उसके बच्चे पर आते हैं। तब ये गेरू वाली प्रथा होती है, जो गेरू होता है ना, हाँ, कि उसके पेट पे लगाते हैं, पैरों पे, हाथों पे लगाते हैं, वो इसलिए। कोई स्मोक करती है, जैसे आजकल तो चलन है, लेडीज़ें भी स्मोक करती हैं, तो वो स्मोक के भी डॉटेट्स आते हैं बच्चे के ऊपर, ये हमारे देखा हुआ है। लेकिन अब मैं कहूँ कि विदेश में नहीं कर रहे हैं तो उनके पे नहीं आएंगे, अगर वो आएंगे तो हो सकता है वो कहेंगे सर्जिकल इफेक्ट था। तो हम उस चीज़ को उस समय माने ना माने वो हमारे कल्चर के ऊपर डिपेंड है, बट हर चीज़ का असर आता है। ऐसे तो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का संबंध भी कुछ विशेष तिथियों पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो औलाद पैदा होगी वो आपको ज़िंदगी भर दुख देगी। जैसे एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या, जब भी ग्रहण काल होता है तो पति पत्नी में भी संबंध नहीं बनना चाहिए। अगर बनता है और उससे अगर कंसीव होती है कोई संतान, वो पूरे विनाश करने वाली होती है उस घर में। और आजकल के बच्चे उद्दंड भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं कब के पैदा हैं, कब के। पहले इन चीज़ों के भी ऋतु काल होते थे या इनकी भी डेट्स होती थी। जो अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते थे या जो राजा महाराजाओं के पास होते थे, वो दिन मान भी निकालते थे कि हम किस दिन करें जिससे हमारा तेजस्वी बच्चा हो, क्योंकि राजपाट वाला चैप्टर था। आज की डेट में तो ऐसा है नहीं, तो हम उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का महत्व है अपने जीवन में। बहुत बढ़िया। ये तो हम वैसे आजकल लोग बाकी सारी चीज़ों में बहुत आगे निकल रहे हैं कि जो है वो बच्चा इतनी इनकम हो जाए तो करना चाहिए, घर बन जाए तो करना चाहिए। अब हम डेप्थ में जाना भूल गए, लेकिन डेप्थ में जाओ तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, बिना लॉजिक के कोई चीज़ नहीं बनी। तो ये मतलब हम ये भूल गए हैं कि बच्चे की जो उत्पत्ति है वो किस तरह से और कैसे होनी चाहिए। बट ये कि हाँ, उसके लिए सुख सुविधाएं जुटाने में ज़्यादा हम लग गए कि नौकरी ज़्यादा अच्छी हो, घर ज़्यादा अच्छा हो, उसके लिए एक रूम अलग से बन जाए। तो पहले देखो कुछ नहीं होता था तो बच्चे घुले मिले रहते थे। अब हर रूम में एक टीवी है, बच्चे को फुर्सत ही नहीं है माँ बाप से बात करने की। पहले एक टीवी होती थी, पूरे मोहल्ले की होती थी, पूरा मोहल्ला देखता था उस मूवी को। तो तब घरों के अंदर मिक्सिंग थी, अब मिक्सिंग नहीं है, विचार अलग हो गए। तंत्र सीखने वाले लोगों को किस तरह का इमोशनल और स्पिरिचुअल जो है वो स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है? उनको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, या फिर कोई भी इंसान जो घर से निकल गया और जिसने साधना का रास्ता अपना लिया वो सब इसमें जा सकते हैं? नहीं, इसमें ऐसा कोई इंसान नहीं जा सकता है कि जो घर से निकल गया। वो देखो, घर से निकलने वाला इंसान दो तरह का होता है। एक वो जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पा रहा है, एक एक्चुअल में उसकी जो लीनता है वो भगवान में है, इन तंत्र में। अब जो लीनता वाला बंदा होगा, इसका मतलब उसके कोई ना कोई प्लेनेट थे जो उसको उधर की तरफ खींच रहे हैं। एक जिम्मेदारियों से भाग रहा है तो वो तो सिर्फ अपने आप को सिर्फ वो वेश में चेंज करेगा, बाकी अंदर से वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रह आपको खुद चुनते हैं। आप कभी अपना व्यवसाय नहीं चुन सकते या अपना प्रोफेशन या अपनी लाइफ स्टाइल नहीं चुन सकते, वो आपको ऑटोमेटिकली उस दरिया में ले आएंगे। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो घर से जा रहे हैं वो सारे के सारे साधु बन जाएंगे। साधु तो देखो आपके गली मोहल्लों में भी घूमते हैं। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब था कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चले जाते हैं, सबको मिल जाए भगवान नहीं हो सकता। जैसे मैंने भी बताया कि कुंडली में योग होना चाहिए। अब ठीक है, हम कुंडली नहीं जानते, अब चलो मैं जानता हूँ लेकिन आप नहीं जानते, तो आप किसी को, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हज़ारों साल हो गए या सालों से पूजा कर रहे हैं लेकिन उनको किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनके में योग तो था नहीं, सिर्फ वो मेहनत में लगे हुए हैं। मेहनत से चीज़ें नहीं मिलती हैं, भाग्य बहुत ज़रूरी है।
आप देखो ना, हर इंसान मेहनत पे लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोग आपके साथ के कहेंगे कि यार उसका भाग्य अच्छा है, देखो उसकी जॉब के साथ प्रमोशन हो गया और हम 15 साल से जॉब कर रहे हैं, हमें कोई प्रमोशन नहीं हो। तो भाग्य बहुत ज़रूरी है। तो आपके कर्माज में कहीं लिखा हुआ है कि आप अच्छे एक साधु के नाम से प्रसिद्ध होंगे, या अच्छे एक तांत्रिक के नाम से, या एक डॉक्टर XYZ कुछ भी बनोगे, तो आपका योग है। आप उसमें थोड़ी सी मेहनत करके पहुंच जाओ, क्योंकि कलयुग है। आप पहले की जैसी साधनाएं तो नहीं कर सकते। पहले के तो देखो साधु महात्मा तो हजारों साल तपस्या करते थे, हिमालय में बजाते। आज का बंदा कौन जा रहा है? पर मैंने ये भी देखा कि आजकल तंत्र के नाम पे बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। कुछ भी जो सीख लेते हैं थोड़ा बहुत और फिर तंत्र का अधूरा ज्ञान हमेशा दुख देता है। तो आप पहले तो मैंने बताया ना, बहुत अच्छे तांत्रिक टाइप के लोग अपने लोकल में नहीं है। दुकानदारियां सबने खोल रखी हैं, लेकिन अगर वो बहुत अपर लेवल का तांत्रिक है तो लोकल में मिलेगा नहीं, और सबके लिए वो काम ही नहीं करेगा। जो सबके लिए काम कर रहा है बीच में से, वो तांत्रिक ही नहीं, वो एक अपनी दुकान चला रहा है। ये बहुत बड़ी बात है जो हम दर्शकों को, हम सबको समझनी चाहिए। क्योंकि जिसने मोह त्याग दिया वो हम जैसे लोगों से क्यों मिलेगा? तो तंत्र वही लोग करते हैं जो मोह माया त्याग देते हैं, अघोरी हो जाते हैं। देखो, दो तरह की स्पिरिट होती हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव। जो तंत्र होती है उसमें नेगेटिव स्पिरिट होती है, लेकिन स्पिरिट से तो कनेक्ट हो गया। और जो नॉर्मल पूजा करते हैं वो गॉड से हो गए। लेकिन जब दोनों ही चीज़ें अलग अलग डिपेंड पर वो कनेक्ट होगी, तो उन्हें लोकल लोगों की जरूरत क्या है? जो एक अच्छा तांत्रिक है, जिसके पास दैवीय शक्ति हैं, या जो चीज़ों से बात कर सकता है आत्माओं से, उसे हम लोगों के पैसे में क्या मोह होगा? अब जैसे हम ज्योतिष विद्या की बात करें तो हम वैदिक परंपरा में इसको लेकर आते हैं, और हम इसमें हमारा ईश्वर के साथ कनेक्ट है। और शायद हमने इस पर बात की थी कि जो तंत्र विद्या है वो राक्षसों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने इसको आरंभ किया था। तो ये राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के लिए है। तो जब जिस तरह के लोग उसमें आते हैं, तो क्या उनका ईश्वर से कोई कनेक्शन नहीं था? वो राक्षसी प्रवृत्तियों की और तामसिक विचारधारा के लोग हो जाते हैं और उसी विचारधारा के साथ काम करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, देवगुरु बृहस्पति हैं, और देव से जो अपोजिट है शुक्राचार्य, शुक्र राक्षसों के, इन दोनों में परम शत्रुता है। अब यहाँ भगवान की अगर मूर्ति रख दी तो ये वाला काम नहीं करेंगे, और यहाँ इनकी रख दी तो ये भगवान नहीं काम करेंगे। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अच्छा। आप एक ही चीज़ को चला सकते, या तो आप तंत्र विद्या से चल सकते हैं या आप ज्योतिष विद्या, मतलब दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। काफ़ी मूवीज़ भी देखी हैं, तो उसमें यही होता है कि भाई किसी ने किसी पे तंत्र करा, तो उसके घर से सबसे पहले उसने भगवान की मूर्ति हटाई। अच्छा। वो क्यों हटाई? क्योंकि अगर भगवान की मूर्ति भी है वहाँ पर, विच मीन्स उसमें भी कुछ एनर्जी है, वो उस चीज़ को एक्टिव ही नहीं होने देंगे। उसके घर से जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें पहले वो गायब करी जाएंगी, तभी तो तंत्र का असर होगा। नहीं तो अगर दोनों चीज़ें आपस में लड़ती रहेंगी, किसी पर असर ही नहीं आएगा। हाँ, मैंने एक मूवी में देखा था कि वो हनुमान चालीसा लेके वो खड़े रहते हैं, तो वो तो उसके ऊपर वो, जैसे हनुमान चालीसा के अगर अर्थ पे जाओगे तो बहुत गहरा ज्ञान है। वो कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आए। मतलब जो उसका नाम ले लिया, हनुमान जी का अपने में नाम ही बहुत बड़ा है कि वहाँ पर ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ तो टिक ही नहीं सकती हैं। तो आज भी हमारे ग्रंथों के अंदर, जो मंत्रों के अंदर बहुत पावर है, लेकिन जो तांत्रिक लोग हैं सबसे पहले आपकी स्पिरिचुअल पावर को खत्म करेंगे। तो मुद्दे की बात हमने ये समझी कि जो लोग ज्योतिष विद्या से जुड़े हैं वो ईश्वर से जुड़े हैं, और जो तंत्र विद्या से जुड़े हैं वो तामसिक प्रवृत्तियों से जुड़े हैं, और उन दोनों का जो रास्ते हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। मंजिल एक हो सकती है। जैसे अब मैं इसमें भी एग्जांपल देता हूँ, भाई किसी के घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, हम उसको वैदिक से सही करेंगे, और वो कहेंगे कि भाई तुम अगर ये भेंट चढ़ा दो तो तुम्हारी वो चीज़ सही हो जाएगी। तो तरीका हो सकता है उनका भी सही हो, लेकिन ना 100% की गारंटी नहीं है कि वो सही के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि तंत्र हमें बचपन से बताया गया कि तंत्र नेगेटिव चीज़ों के लिए होता है, लेकिन जब हमने खुद अध्ययन करा तो तंत्र में भी अच्छे लोग हैं जो सिर्फ अच्छे कर्मों के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो किसी के बुरे में नहीं मिक्स हो रहे। जो आजकल हमारे आसपास के जो लोग हैं वो गड़बड़ हैं, वो पैसे लेके किसी के लिए भी कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो उसको हम अच्छे लेवल का तांत्रिक नहीं कह सकते। तो जो लोग, बिल्कुल, तो जो लोग पैसे लेकर लोगों के लिए तंत्र मंत्र कर रहे हैं, क्या उन लोगों को फायदा होता है? वो जो अधकचरे ज्ञान से, तंत्र मंत्र से जो वो काम कर रहे हैं, वो दो धारी तलवार है। अब वो फायदे के साथ नुकसान भी करती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी पर्सनल लाइफ में जाके झांको आप, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको, शांति नहीं होगी, वहाँ अशांति चल रही होगी। मैं आपसे कुछ पैसे लेके किसी का काम तो कर सकता हूँ, किसी के नाम की बलि दे सकता हूँ, तो हो सकता है उसका भी बुरा हो, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा मेरा भी बुरा होना शुरू हो जाएगा। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि तंत्र विद्या से यदि हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारा अपना भी उससे बुरा होता है, क्योंकि जिस चीज़ का आपको पूरा ज्ञान नहीं है और आप उसमें घुसकर उसकी पावर को यूज़ कर रहे हो, तो वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। अच्छा, ये जो तंत्र विद्या होती है सूरज जी, इसमें गुरु शिष्य का मैंने सुना है कि बहुत एक डीप इंटीमेट कनेक्शन होता है।
तो ये किस लेवल तक होता है कि गुरु जो है वो अपने शिष्य को किस लेवल तक जाके, हालांकि गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ बहुत पवित्र मानी जाती है, पर तंत्र विद्या में इसका क्या महत्व है? मान के चलो कोई गुरु है और उसकी कोई शिष्य है, अगर वो तंत्र सीख रहे हैं तो तंत्र में भी ना जैसे कैटेगरी डिफाइन है। कुछ तंत्र बिना रिलेशन के हो ही नहीं सकते, वो बने ही इसीलिए कि जैसे माँ कामाख्या का नाम सुना होगा आपने। अब उसमें जो पूजा होती है वो योनि पूजा होती है, और कहते हैं कि जब माँ 4 दिन के लिए रजस्वल होती है तो उस दिन मंदिर के पट बंद करे जाते हैं और वहाँ कोई कपड़ा रखा जाता है। तो जितने भी तांत्रिक हमारे इंडिया के अंदर सब वहाँ जाते हैं, उस कपड़े को ले आते हैं। उस कपड़े का एक एक धागे से भी तंत्र लोगों पर करते हैं। अच्छा। हाँ, तो इन्हीं की से संबंधित कुछ क्रियाएं भी होती है जिसमें गुरु और शिष्य का कनेक्शन बनता है, लेकिन वो गुरु उसको ही अच्छा बताया जाता है जो इस चीज़ को पहले से ओपन करके, मतलब अगर कुछ लोग यहाँ पे ब्लैकमेलिंग में भी चल रहे हैं, ऐसे केस हमने भी 1-2 सुने जहाँ पे गुरु ने शिष्य को ब्लैकमेल करके भी ये चीज़ें करी हैं, तो वो गलत है। अगर दोनों की सहमति और वो उस क्रिया को करना चाहते तो उनको उस लेवल पर जाना ही पड़ेगा। तो गुरु शिष्य मीन्स आपके हिसाब से जो गुरु जिसके लिए क्रिया कर रहा है और शिष्य जिसके ऊपर क्रिया हो रही है, उन दोनों का आपसी गहरा संबंध होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने भी किसी को बोल दिया और वो उसके लिए क्रिया करने लग जाए। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि आपको खुद उस लेवल पे उतर के आना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप मेरे पास आए और आपने कहा कि मुझे उस पर ये कराना है, तो मैं उसमें कर ही नहीं सकता, क्योंकि इन बीच के कनेक्टर आप हो, तो आपके द्वारा ही वो चीज़ होगी। तो जब तक आपके पास मेरी चीज़ नहीं पहुंचेगी तो वो आगे काम ही नहीं करेगी। तो उन केसों में हमने देखा है कि हाँ, कनेक्शन डीपली बनता है उनका। अच्छा, तो जब तक वो आपस में जुड़े नहीं होते हैं तब तक उनका काम नहीं काम करेगी। क्योंकि मैंने कोई चीज़ सिद्ध कर ली, विच मीन्स आप नहीं कर सकते ना उसको, और मुझे आप तक पहुंचानी है तो मुझे वो कनेक्शन के द्वारा ही पहुंचानी पड़ेगी, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है। तो इसका मतलब है जिसने आपको काम करने के लिए कहा और जिसका काम होना है और आप जो बीच में हैं, तो उसके थ्रू जाएगा वो काम, उसके थ्रू ही जाएगा। नहीं तो ऐसे तो कोई किसी पर भी कर देगा, ऐसे नहीं हो सकता सर। जो मेरे लिए अननोन है मैं उसके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता, क्योंकि तंत्र के भी नियम है कि आप किसी के ऊपर तंत्र नहीं कर सकते अगर आप उसके साथ आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो आपका जब लिंक ही नहीं है तो आप उसके लिए कैसे कर सकते हो? तो जिसके साथ आपका कनेक्शन होता है, जिसके साथ आप जुड़े हुए होते हैं, उसी के ऊपर जो है वो चीज़ें को कर सकता है कि किसी को लाना है, किसी को भेजना है, जो भी चीज़ें वो बिना कनेक्शन के नहीं हो सकती हैं। अननोन बंदा नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो विच मीन्स वो आपकी सृष्टि के संबंध को छेड़ रहा है, और उसका साइड इफेक्ट दोनों पर आएगा। करने वाले पे तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बलि तो देखो, अगर मैंने किसी चीज़ की बलि दे दी तो उसने तो अपना असर करना है, लेकिन जिसने दिया उस पर भी उसका 10 गुना असर होगा कि आपने वो काम क्यों करा। अच्छा, बलि से मुझे याद आया कि अभी मैंने पीछे सुना था कि कुछ लोगों ने एक बच्चे की बलि दे दी अपने किसी काम के लिए, शायद उनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था उसके लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या इस तरह के कृत्य करके, इस तरह के काम करके आप अपना जो है वो भला कर सकते हैं, किसी के बच्चे की जान लेके आप अपने यहाँ बच्चा पैदा कर सकते हैं। कुछ इस तरह की जो मतलब जिसको कहते हैं कि अननेचुरल चीज़ें हैं, क्या वो ठीक है सोसाइटी में, या ये किसी विकृत मानसिकता को दर्शाती हैं? इसमें से वही बात आ जाती है कि आधा अधूरा ज्ञान। हमारे ग्रंथों में कहीं लिखा हुआ है कि माँ को खुश करके हम वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। वो हज़ारों साल पहले का एक प्रोसेस होता था, वो भी प्रोसेस है। लेकिन आज की नॉलेज में आप जो कर रहे हो, आपको वो विद्या आती है कि नहीं आती है? और उस समय ऐसा नहीं होता था हम किसी के भी बच्चों को, उसमें भी बच्चे चुने जाते थे और उन बच्चों के द्वारा वो कराई जाती। जैसे आपने ये सुना होगा, जैसे जो राजा महाराजा होते थे वो खजाने की रक्षा कैसे करते थे? वो क्या करते थे, घी का एक दीपक होता था और उसमें बच्चे की एक भेंट दी जाती थी। वो बाद में जाके एक शेषनाग का अवतार लेता था और नाग के रूप में वो वहाँ पे जिंदगी भर रहता था, जो उस खजाने की रक्षा करता था। तो भेंट का तो हमारा पुराना प्रचलन है, लेकिन आज के लोगों को भेंट की वैल्यू नहीं पता ना। वो तो किसी के भी बच्चे को उठा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता है। और वो भी उनके ही किसी कुल का बच्चा होना चाहिए। अगर अपना बच्चा चाह रहे हो तो उसमें भी किसी ना किसी गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। किसी का अगर आपने ऐसे बच्चा उठा लिया तो बच्चा तो जाएगा ही जाएगा और आपको भी उसकी शांति मिलेगी, और जो भी आप क्रिया करोगे उससे सबके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जो आया भी है, क्योंकि वो सक्सेस हो ही नहीं सकता काम। इतना मुझे सुन के ही इतना हॉरिबल लगा। इसीलिए तो इसको छुपाया गया है लोगों से, कि लोगों के सामने ज़्यादा ओपन ना हो। क्योंकि छोटा सा ए को लोग समझ के सोचते हैं हम जेड तक पहुँचे, लेकिन ए से जेड तक की बहुत सीढ़ियाँ हैं, और आपने एक भी सीढ़ी मिस कर दी तो आपने पूरा तंत्र खराब कर दिया। आप भी दुखी हो जाओगे, जिसके लिए कर रहे थे वो भी परेशान होगा, जिसके ऊपर हुआ है असर उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो तंत्र को हर किसी को नहीं करना चाहिए अगर पूरा ज्ञान है। और सबसे पहले तो आपको किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि आज आप किसी का बुरा कर दोगे तो उसका इम्पैक्ट 10 गुना आपको मिलेगा ही मिलेगा, या आपकी पीढ़ी में किसी न किसी पे आएगा। और प्रॉपर एक तांत्रिक बनना है तो आपको ग्रस्त जीवन में नहीं होना चाहिए कि आप तो उस चीज़ को कर जाओगे लेकिन आपकी फैमिली लाइफ खराब हो जाएगी। तो जो तांत्रिक होते हैं उनकी अपनी पर्सनल लाइफ ग्रस्त जीवन नहीं सकता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वो हम जैसे लोगों में नहीं हो सकते। अगर वो हम जैसे लोगों में तो बीच में से वो अच्छे तांत्रिक हैं ही नहीं, सिर्फ उनको नॉलेज है छोटी छोटी और उस पर वो काम करेंगे तो सब गड़बड़ करेंगे। अच्छा, मैं अगला प्रश्न ये है सूरज जी कि जो तंत्र विद्या है इसमें कुछ ऐसे नॉर्म्स या ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं जो हमारे समाज का जो ढांचा बना हुआ है उसके अगेंस्ट जाती हैं। सारी उसके अंदर अगेंस्ट जाने वाली चीज़ें, देखो हमारे समाज में जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा, अगर 10-15 साल पहले की बात करूँ तो जितने भी शमशान घाट थे ओपन थे। अब सारे शमशान घाटों को क्लोज कर दिया गया है, सब पे CCTV कैमरा लगा दिए और पुलिस की प्रॉपर निगरानी चल रही है, जिससे कि कोई भी तांत्रिक वहाँ जाके कोई तंत्र साधना ना कर सके। अच्छा। क्योंकि तंत्र साधना का मतलब ही है आपको शमशान में बैठना है। अच्छा। आपको बलि देनी है। कई लोग मुर्दों के ऊपर भी क्रिया कर रहे होते, तो अब जैसे आपके परिवार में कोई चला गया, आपने तो उसको अग्नि दे दी, अग्नि दे के आप घर आ गए, अगर उस पर रात को कोई तांत्रिक आता है और उस पर कोई क्रिया करता है तो एक तो आपके पितृ को खराब करेगा और वो चारों तरफ उसकी नेगेटिविटी बैठाएगा। तो एक भी ऐसी गतिविधि नहीं है जो हमारे समाज से अच्छी मैच करती है, इसलिए इसको हम अलग रखते हैं। तो तंत्र विद्या जो है क्या वो शमशान घाट से जुड़ी हुई है? मेरा ये प्रश्न रह गया बीच में। शमशान घाट से जुड़ी हुई है, जमुना से जुड़ी हुई है। अच्छा। हाँ। किसी भी नदी से या यमुना से? यमुना से। अच्छा, तो यमुना से कुछ आप बताएंगे किस तरह से जुड़ी है? देखो कुछ चीज़ें तंत्र में, जैसे अब तंत्र में भी बहुत तरह के नेगेटिव स्पिरिट हैं, तो उसमें एक स्पिरिट है बुलाकी भगवान की, देव बुलाकी कहते हैं उनको, वो पूरा यमुना से चलते हैं। अच्छा। हाँ, अगर कोई बुलाकी किसी के ऊपर छोड़ते हैं और बताते हैं उनके 52 रूप्स हैं, 52 तरह के रूपों को एक साथ धर सकते, तो उनको कोई पकड़ नहीं पाता है और वो वाल्मीकि जो हमारी कम्युनिटी है उसके द्वारा क्रिया करी जाती, तो वो सारी क्रिया हमारी यमुना से होती है। अच्छा, और कोई भी अगर तंत्र करवाता है, जो आम लोग, मैंने सुना है कुछ लोग तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, जाते हैं, तो क्या वो लोग भी तांत्रिकों के साथ शमशान घाट में जाते हैं? अब यहाँ पर फिर वही पहले वाला क्वेश्चन आ गया, तो अगर कोई दुकान चला रहा है तो आपको लेके नहीं जाएगा, अगर कोई एक्चुअल में है तो वो आपको प्रॉपर लेके जाएगा, क्योंकि दुकान चलाने वाले की तो अभी गारंटी भी नहीं है ना कि वो एक्चुअल में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, खुद भी जा रहा है कि नहीं जा रहा शमशान, क्या पता आपको भ्रमित कर रहा हो। और जो एक्चुअल जा रहा होगा तो हो सकता है वो आपको साथ ले जाए, आपके सामने सारी क्रियाएं करें। तो इसमें नहर का और शमशान घाट का बहुत मिलन है, और सबसे ज़्यादा यमुना नदी का इसमें। तो क्या इसमें आत्माओं को साधते हैं या आत्माओं को बुलाते हैं, या वो स्पिरिचुअल जो स्पिरिट्स होती हैं? स्पिरिट से बात करने की अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप तांत्रिक बनोगे तभी बात कर सकते हो। आपने देखा होगा या आपके आस पड़ोस के मोहल्ले में भी कुछ होंगे जो कहते हैं कि हम पे बालाजी की गद्दी आती है या माँ की आती है, तो वो भी बात करके आपके क्वेश्चन का आंसर दे देते, जबकि वो कोई भेंट नहीं चढ़ा रहे, कोई शमशान नहीं जा रहे। तो एनर्जी से हम बात करने के लिए हमें तंत्र की ज़रूरत नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी स्पिरिट से, अगर हमारी अच्छी पावर है, या वही बात है कि हमारे प्लेनेट्स बहुत अच्छे हैं कि जो हमें स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते हो, अच्छी बुरी कोई भी हो सकती है। सपोज एक किसी का कोई बिजनेस नहीं चल रहा सपोज, और वो कहता है कि हम, एक तो नॉर्मल हमारा कि हम पूजा पाठ करते हैं, अगर वो किसी तांत्रिक के पास जाता है तो तंत्र विद्या में वो क्या करते हैं? एक जैसे मैं आप एग्जांपल के लिए पूछ रही हूँ कि तंत्र विद्या में वो किस तरह से वो काम करते हैं कि वो हमारी जो है पूजा पाठ से वो अलग होता है? देखो अब जैसे कोई मेरे पास आया फॉर एग्जांपल, उसने कहा मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो बिजनेस का प्लेनेट बुध हो गया, ठीक है। अब हम उसका देखेंगे बुध कहाँ बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल उसका बुध कहीं 8वें घर में बैठा हुआ है, 8वां घर हमारी कुंडली में शमशान है। अगर उसका बुध 10वें घर में बैठा हुआ है, वो हमारी कुंडली के हिसाब से सरकारी प्लेस है। अगर उसका बुध 4th हाउस में बैठा हुआ है, वो हमारी कुंडली के हिसाब से कोई भी नहर है। तो जहाँ पे उसका बुध बैठा होगा, हम उस जगह की उसको तंत्र की रेमेडी दे देंगे। तंत्र की रेमेडी का मतलब है हर जगह भेंट नहीं चलती हैं। अब जैसे अगर 4th हाउस में और नहर वाला है तो हम उसको कहेंगे कि इतनी दाल लेनी है, क्योंकि अब उसकी फॉर्म क्या है, दाल। अब दाल भी उसकी फॉर्म है अच्छे तंत्र में, और जितने भी पक्षी हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, वो सारे बुध के, हम बुध की भी भेंट दे सकते हैं। अब वो डिपेंड उस तांत्रिक के नेचर के ऊपर है कि वो किस तरह की भेंट देके उसको जल प्रवाह करा रहा है। अच्छा। तो उससे उसका बिजनेस चलने लग जाएगा। और वैदिक में जाएंगे तो हम उसको कहेंगे कि बुध की शांति कराओ या गाय को पालक दो, तो दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन भेंट के भी डिपेंड है। कुछ लोग जायफल पर भी भेंट दे देते हैं। अच्छा।
इसमें एक तो नॉर्मल जायफल होता है जो पूजा करते हैं, एक खूनी जायफल के नाम से आता है जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अच्छे जो तांत्रिक है वो उस जायफल के ऊपर भी भेंट दे देते कि हमारे लिए यही सब। तो तंत्र विद्या में बेसिकली जो है वो भेंट दी जाती है, और वो डिपेंड करता है कि किस तरह की भेंट किसके लिए दे रहे हो आप। तो आज के युग के हिसाब से जीव जंतु की भेंट नहीं देनी चाहिए, लेकिन हमने सुना है कि पहले के जितने भी थे वो भेंट पे ही चलते थे। तो जो अध कच्चे तांत्रिक हैं, जो अध सिखे हैं, वो भेंटों पे ही चलते हैं। नहीं तो आपके लिए जायफल भी एक बकरी की भेंट से पावर रखता है, अगर आपके अंदर खुद में पावर है। पर आप बताइए कि हमें भेंट देने की जरूरत क्या है, क्यों हम भेंट देते हैं, ये भेंट वाला सिस्टम क्या है? भेंट वाला सिस्टम शुरू से ही है ना। अब आप एक बात समझिए, आउट ऑफ क्वेश्चन है, शादी होती है, पेरेंट्स भेंट दे के शादी क्यों करते हैं? ससुराल वालों को क्यों भेंट देते हैं? खुश करने के लिए। खुश करने के लिए, वर्ड आ गया ना, खुश कर। सेम यहाँ पर भी है, हम उस देवी को खुश कर रहे हैं। अब भेड़ चाल है, हमें जो लॉजिक समझाया गया वही समझाया गया कि भाई देवी क्या किसी की जान लेने से कोई भी आप और मैं सोच रहे हैं ना, तो ससुराल वाले भी आपसे, आपके फर्नीचर से क्या खुश हो जाएंगे? फिर क्यों दिया हमने उनको? आप समझिए कि हम सोच पे जा ही नहीं रहे, हम कल्चर पे जा रहे हैं। आप जिस कल्चर में हो उस कल्चर में राजा महाराजाओं के समय से यही चलता आ रहा है कि भाई लड़की के साथ, आज तो चलो इतनी कैपेसिटी नहीं, लोग बात तो 100 हाथियां भी देते थे, घोड़सवार देते थे, उनका क्या करोगे भाई? उस पर तो पहले से थे। लेकिन भेंट थी, तो भेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मैंने बताया ना कि मैं उस काम को जायफल पे भी कर सकता हूँ, लेकिन अध कच्चा आदमी उसको कह रहा है मैं तो इस पर मुर्गी दूंगा, या मैं तो इस पर बकरा दूंगा, या मैं XYZ कोई भी दूंगा, तो वो उस पर कर रहा है क्योंकि उसकी सोच में वही चल रहा है कि वही तरीका है। देवी ने तो कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन हमने अपने आपको क्रिएट कर रखा है, हम ऐसे ही करेंगे और इससे ही खुश होंगे। ऐसा नहीं होता कि जब आपने किसी निरीह प्राणी की जान ली तो भगवान, या भगवान तो हम कहते नहीं है कि उसमें भगवान तो होते ही नहीं है, बलि वाले उसमें वो जो भी हमारी स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअल जो भी स्पिरिट्स होती हैं वो नाराज नहीं होती, वो खुश होती हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो खुशी होंगी ना, आप समझो वो राक्षस है, वो राक्षस है। बात समझो ना, हम स्टार्टिंग में कर सके, वो राक्षस को तो खून ही पसंद आएगा ना। लेकिन अब उसकी, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि वो एक अच्छी फैमिली वाला इंसान नहीं होगा, एक संपूर्ण फैमिली नहीं होगी उसके पास, क्योंकि वो राक्षसों के साथ खेल रहा है। वो तो परिवार है ही नहीं, और परिवार जानते नहीं है, उनकी तो सोच ही नहीं है ना। तो इसलिए वो हमें लोकल नहीं मिलेगा, वो जंगलों में ही मिलेगा। और जो पारिवारिक लोग जो समाज में रहते हुए समाज, वो भेंट नहीं दे सकते, वो जायफल वाली भेंट दे सकते। लेकिन अगर कोई इस तरह की भेंट चढ़ा रहे हैं बार बार, विच में वो कहीं ना कहीं अपने परिवार में गड्ढा खोद रहे हैं, जो उनको भरपाई करनी पड़ेगी। ये जो सोशल लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, और वो तंत्र विद्या करवाते हैं, चाहे वो अपने अच्छे के लिए, किसी के बुरे के लिए, क्या ये सही है? ऐसा करना चाहिए, या आपको सिर्फ अपनी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके सिर्फ ज्योतिष शास्त्र की तरफ ही जाना चाहिए? देखो, इसमें दो बातें हैं कि आप जैसे इंसान से डिस्कस करोगे उसके अपने अपने व्यू हैं। अब अगर एक अच्छे इंसान से डिस्कस करोगे तो कभी आपको गाइड ही नहीं करेगा वो कि आपको किसी के लिए बुरा सोचना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कर्मा ऊपर से लिख के आया है। आपके कर्मा में कुछ बुरा था इसलिए आपके साथ हुआ है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ। आप अगर आगे बढ़ गए तो उसकी लाइफ अपने आप ही खराब हो जानी जिसने आपको धोखा दिया। एक दूसरी तरह का थॉट्स है कि ठीक है हम भी उसकी की जैसी उसको चोट मारेंगे, ऐसे भी लोग में आपको मिलेंगे। तो हाँ भाई, लोगों का काम क्या है? एक दूसरे को पिंच करना। अगर मैं अच्छे की बात कर रहा हूँ तो कुछ बुरे की भी बात करने वाले मिलेंगे आपको। अब अगर आप उधर की तरफ चल दिए तो विच में आपने अपना भी कर्मा खराब कर लिया। अब आप उसी लिप्त में संलिप्त रहेंगे और आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं उसके बाद प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। क्योंकि तंत्र का रास्ता सीधा बहुत लगेगा और इजी बहुत लगेगा, लेकिन उसके घुसने के बाद उसको वन वे वापस नहीं आ सकते। आप उसमें लिप्त होते जाएंगे, लिप्त होते जाएंगे, लिप्त होते जाएंगे, और फिर आप अपने कर्मा इस जन्म में नहीं काट पाएंगे। आपको जीवन में दुख मिलेगा ही मिलेगा। मतलब इस तरह की किसी भी हमें पद्धति में नहीं जाना चाहिए, किसी भी गतिविधि को नहीं करना चाहिए। रहना चाहते हो, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, अगर आप लाइफ से ही विमुख हो चुके हो, आपने कपड़े ही चेंज कर लिए, आपने जाना ही जंगल है, फिर कुछ भी करो, तो हम ये मान के चलें कि सामाजिक जीवन में तंत्र विद्या का स्थान नहीं है। अच्छे तंत्र का है, बुरे तंत्र का नहीं है। जिसमें भेंटें चलती हैं उस तंत्र का समाज में कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जो हमारी सात्विक चीज़ों में अगर चलती हैं भेंट, उसमें भी है, सात्विक में भी सारी भेंटें हैं, तो वो आप कर सकते हो अपने अच्छे के लिए। तो तंत्र मंत्र
जिस तरह से लोग अभी भी करवाते हैं, तो हमारा एक जो प्रोस्पेक्टिव है तंत्र मंत्र के लिए, जो नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव है, उसी प्रोस्पेक्टिव से सोच के हमें इससे दूर हो जाना चाहिए, या हम ये मान लें कि कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र से भी कुछ पॉजिटिव क्रिएट किया जा सकता है? देखो, तंत्र मंत्र से कुछ नहीं, बहुत कुछ भी पॉजिटिव क्रिएट करा जा सकता है, लेकिन आपकी सोच का खेल है ना, आपके कर्मास का खेल है। अब मान के चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो आपका कोई केस चल रहा है, अब कुंडली में उस उपाय को करने में लगेंगे हमें महीना सवा महीने में, तंत्र में वो 48 घंटों में भी असर दिखा देगा। अच्छा, इतना पावरफुल है? इतना पावरफुल है कलयुग में। अच्छा, अब आपने अगर उस चीज को अच्छे के लिए करा तो 48 घंटे में भी आगे वाले की सोच को बदल देगा आपको लेके। अच्छा, हाँ, लेकिन मैंने कहा ना, बुरा नहीं करना है आपने। तो जो चीज़ डायरेक्ट, अब जैसे मान के चलो आपको एक हम ग्लूकोज के द्वारा फीडिंग कर रहे हैं, एक डायरेक्ट आपके मुंह में चम्मच दे रहे हैं, किसका असर जल्दी आएगा? तो वही पावर का खेल है। तंत्र से अच्छी चीज़ें 10 गुना जल्दी असर देती है। तो लोगों ने उसी का नेगेटिव इम्पैक्ट लिया। जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़, जो चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है कहीं ना कहीं नुकसान दे रही है। अब टेलीफोन का समझो, वो कितना ईजी हो गया, हम कहीं भी घंटों से बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। लेकिन रिस्क भी है कि इससे हमारी लोकेशन भी ट्रैक होती है। आप कहाँ हो कोई भी पता कर सकता है। हमने अपना पूरा आधा दिन उसी फ़ोन पे लगाना है, तो अच्छे की जगह बुरा भी चल रहा है। तो ऐसी तंत्र है, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। लोगों ने बुरी चीज़ को जल्दी पकड़ा है। तो जो तंत्र के पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं वो छुप गए हैं, और नेगेटिव एस्पेक्ट के कारण, क्योंकि लोगों ने उसको नेगेटिव में ही लिया, उसको पॉजिटिव वे में लिया ही नहीं। कि आप खुद देखो, अब मान के चलो बारिश नहीं हो रही है, लोग बाग तंत्र क्रिया करते थे, तंत्र साधना करते थे और बारिश उसी समय हो जाती थी। वैदिक पूजा में महीनों लगते थे, वहीं तंत्र में वो जल्दी हो जाती थी काम। तो दोनों चीज़ें, लेकिन आप कर क्या रहे हो, ये पॉइंट। तो हम ये मान के चलें कि जो तंत्र विद्या में जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं, उनको जो है वो अधिक शीघ्रता से या जल्दी से उनको एक्टिवेट किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग में युग किसका? कल का। और जो कलयुग का सारा इम्पैक्ट है वो सारा का सारा मंत्रों से अलग है। इसमें मंत्र काम नहीं करेंगे, इसमें दान पुण्य काम नहीं करेंगे, इसमें नेगेटिव चीज़ें काम करेंगी। इसमें आप जितना झूठ बोलोगे उतने सफल हो जाओगे, जितने सत्यवादी रहोगे उतने पीछे चले जाओगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें झूठ बोलना चाहिए? नहीं, हमें अपने आप को बैलेंस करना चाहिए कि अपने कुछ जगह आपको एथिक्स लेके चलोगे तो आप लाइफ में नहीं जी पाओगे। तो आपने समय के अनुसार अपने आप को ढालते हुए चलना है, तभी आप जी पाओगे। नहीं तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक कॉर्नर दे दिया जाएगा, आपको वहाँ ब्लॉक कर दिया जाएगा, वहाँ रहो। सिर्फ इतना याद रखो इस जीवन में कि आपने किसी के लिए बुरा नहीं करना है, बाकी अपने आप को स्टिक नहीं रखना है कि आप इधर से उधर नहीं मोड़ोगे। अगर टर्न नहीं करा तो वैसे भी आपको लोग आउट कर देंगे। अब जैसे आपके साथ कोई कुलीग्स है, आपके साथ काम करता है, तो आज की लड़ाई फाइट वाली भी खत्म हो गई है। अगर आपकी उससे मुंह बक्की हो गई, वो आपसे कुछ नहीं कह सकता, तो उसके दिमाग में आएगा मैं इसके लिए कुछ ऐसा करा देता हूँ। वो फटाफट किसी तांत्रिक के पास जाएगा और कहेगा इस नाम के बंदे को ऐसा कर दे कि इसका दिमाग पागल हो जाए। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, ऐसा भी नहीं, ऐसा ही हो रहा है। तो लोग डायरेक्टली आपके साथ भिड़ने की जगह वो तंत्र के थ्रू आपको नुकसान तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने 2019 में बॉम्बे के अंदर अपना एक सेमिनार लगाया था। तो हिंदुस्तान बॉम्बे की जो थी HD वाला था, उसमें मेरा एड वेड आया, उसमें फ़ोटो वोटो था, नंबर वंबर था। तो मेरे को रात को 3 बजे एक फ़ोन आता है और मेरे से कहा जाता है कि भाई मेरा एक बॉयफ्रेंड है और उसने कहीं और रिश्ता जोड़ लिया और मैं चाहती हूँ वो मर जाए, और आप बताओ कितने पैसे लोगे और ये आप काम करा दो। मैंने उसी दिन उस फ़ोन को ब्लॉक करा और स्विच ऑफ करा। मैंने कि कहाँ से आ गए। तो लोगों की सोच सोचो कहाँ तक जा चुकी है। लोग आज गोली से मारने को तैयार नहीं है, तंत्र के द्वारा उसको मारने के लिए तैयार है। आपने सुना भी होगा कि किसी ने किसी पे घात छोड़ दी, घात नाम होती है। हाँ, जो मटकी होती है, जो कुम्हार जब तक उस मटकी को पकाता नहीं है तब तक वो कच्ची मटकी है, और कच्ची जो मटकी होती है वो सबसे ज़्यादा तंत्र में यूज़ होती है। अच्छा। उसके अंदर तांत्रिक क्या करेंगे, एक पुतला बनाएंगे जिस बंदे का, उसका कुछ DNA का सामान लेंगे, उस पर क्रिया करेंगे और उसको छोड़ देंगे, तो हवा में उड़ती हुई घूमती है वो। अच्छा, ये मैंने सुना है। घर पे गिरेगी, समझो उसमें एक टाइम पीरियड भी रखा जाता है 30 डेज से 90 डेज के बीच में। जितने दिन का टाइम पीरियड रख के छोड़ा, उस बीच में वो बंदा बीमार होगा या उसको झटका लगेगा या उसकी डेथ होगी। अच्छा। तो तंत्र इतना खराब है। तो हम अपने दर्शकों को अब क्या संदेश दें आज के इस एपिसोड से? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो इस एपिसोड से मैं यही कहूँगा कि एक तो आप लोगों को पहचानो जो आपके आसपास रहते हैं, किस प्रवृत्ति के, और किसी से ऐसे मत उलझो, आपको लगता है नेगेटिव है उससे दूर हो जाओ प्यार से, किसी से मत उलझो। क्योंकि आज की डेट में आप ये नहीं पता कर सकते कि सामने से वार करेगा या पीछे से वार करेगा।
और अपने रास्ते को अपने आप चुन के सीधा चलते रहो, क्योंकि अगर आप उनके जैसे बने तो भी लाइफ खराब है, और अगर आप तने रहे तो भी लाइफ खराब है। तो अपने आप को बैलेंस करना सीखो कि जो समाज में जी रहे हो उसके हिसाब से आपको निकलना है। तो आप बताएं कैसे पता चलेगा कि समाज में इतने लोग हमारे आसपास रहते हैं, उनमें लोग तंत्र से जुड़े हुए हैं? सबसे अच्छा है ना, अपने आप को स्पिरिचुअल रखो तो तंत्र असर ही नहीं करेगा आप पर। आपकी अगर एनर्जी देखो, मैं कुंडली देख के बता सकता हूँ कि भाई कि इसके ऊपर तंत्र हो सकता है कि नहीं हो सकता। जिनकी कुंडली में मून स्ट्रांग होगा, जिनकी कुंडली में सन स्ट्रांग होगा, उन पर कोई असर ही नहीं करेगी चीज़। अच्छा, ये बात। तो अपने आप को मजबूत कर लो ना भाई। अगर मेरा डोर बहुत मजबूत है तो चोर तोड़ ही नहीं पाएगा। अब डोर ही नहीं है तो फिर तो कोई भी आएगा, कोई भी उठा के ले जाएगा। क्योंकि तंत्र तब तक कनेक्ट नहीं हो सकता जब तक आप वीक नहीं हो। कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, वो नहीं कर सकता आपके ऊपर अगर आप वीक नहीं हो तो। अच्छा। क्योंकि आपकी ऑरा, एक अच्छे इंसान की ऑरा को हम काउंट करते हैं तो 10 to 15 फीट होती है। अच्छा। आज जब आपकी ऑरा ही नहीं है तो फिर तो कोई भी आके आक्रमण कर जाएगा आप पर। फिर उसमें तांत्रिक की तो जरूरत ही नहीं है, कोई वैसे ही थप्पड़ मार जाएगा आपको। बिल्कुल सही। तो आज दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमने सूरज जी से बात की कि आज का जो समय है वो कलयुग का समय है। लोग तंत्र मंत्र करते हैं, और तंत्र क्योंकि तामसिक प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है और ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना पूजा पाठ करेंगे, जितना ईश्वर में अपना ध्यान लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने जीवन में जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे और नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। तो तंत्र क्योंकि आम सामाजिक जीवन में मान्य नहीं है, इसलिए जो असली तांत्रिक हैं क्योंकि वो समाज में नहीं रहते हैं, तो हमें इन चीज़ों से दूर रहने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उस प्रवृत्ति के और उस तरह के लोगों को, चीज़ों को मानने वाले लोगों से भी दूर रहें। पहचाने, हो सकता है कोई हमारे आसपास रहने वाला ही तंत्र कर रहा हो। ये लालच देते हैं भाई। आप सोचो कि आप कल तक किसी को देख रहे हो कि वो साइकिल पे घूम रहा है, आज गाड़ी में घूम रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा यार इसने ऐसा क्या कर लिया। वो बताएगा कि भाई मैं गया था किसी के पास, उसने ये क्रिया बताई, उसके बाद तो हम अच्छे होके भी हम बुरी की तरफ भागें, क्योंकि सबके अंदर हवस है। तो अपने माइंड को ऐसी जगह लगाओ मत, क्योंकि जो जितनी तेजी से वाला रास्ता होता है उतना ही उसमें शॉर्ट सर्किट, वो कहते हैं ना शॉर्टकट वाले रास्तों में दिक्कत आती है। तो वही वाला गेम है। अब जैसे लोग बाग मैच कर लगाते हैं, IPL पे लगाते हैं पैसा सट्टा, तो लाखों कमाते भी हैं लेकिन करोड़ों गवाते भी हैं। तो जितना शॉर्टकट काम होगा उतना नुकसानदायक होगा, और तंत्र प्रॉपर शॉर्टकट है, ऑन द स्पॉट असर आता है इसका, लेकिन इसके असर के बाद जो साइड इफेक्ट आता है उसको कोई समझता नहीं है। तो बिल्कुल इन सारे साइड इफेक्ट से दूर रहने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता है आप धीरे चलें पर अपने सही स्पिरिचुअल रास्ते पर चलें, ईश्वर का नाम लें और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ें। सूरज जी, हमारे इतने सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और लोगों को मतलब एक आम आदमी को जो तंत्र विद्या के लिए जो उसके मन में विचार होते हैं, उन सब के लिए हमें जो एक आपने एनलाइटन किया, आज हमारी जानकारी बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।